हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन। तो हमारा ये जो चैनल है इसमें हम एसएससी, डीपीसी, बैंकिंग और इसी तरीके के जो दूसरे गवर्नमेंट एग्जाम है उसके लिए प्रिपरेशन करते हैं। और हमारी ये जो सीरीज है डेली करंट अफेयर्स की, इसमें आज हम 8 सितंबर 2020 का जो करंट अफेयर्स है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये जो हमारी डेली करंट अफेयर्स की सीरीज है इसमें हम रोज के जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामले होते हैं अर्थात नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स जो होते हैं या फिर जो फेमस पर्सनालिटी होती है जो कि समाचारों में होती है या कुछ बुक्स और अवार्ड्स होते हैं और इसके साथ ही जो खेल समाचार होते हैं अर्थात जो स्पोर्ट्स न्यूज़ होती है उन सभी के बारे में चर्चा करते हैं। साथ ही इसमें हम कुछ स्टैटिक फैक्ट्स जो हैं वो भी देखने की कोशिश करते हैं और इसके अलावा इन सभी से संबंधित जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं, जो अभ्यास प्रश्न होते हैं, हम यहाँ पर उनकी भी चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारी जो सबसे पहला इसमें टॉपिक है वो है नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स अर्थात राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामले। तो इस सीरीज में सबसे पहले हमारी जो न्यूज़ है जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे वो है ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी इंडेक्स एंड इंडिया। तो यहाँ पर दो चीज़ें आपके लिए जानना सबसे पहले महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये जो ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी इंडेक्स है ये क्या है और ये किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो ये जो ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी इंडेक्स है ये पुअर्टी का मापन करने का, मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी जो होती है, बहुआयामी गरीबी जो होती है उसका मापन करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मापन है। अब बहुआयामी गरीबी से क्या मतलब है कि गरीबी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि किसी के पास पैसे नहीं है। गरीबी से मतलब है कि इसमें कुल 10 ऐसे मापदंड है, 10 ऐसे पैरामीटर है जिसके आधार पर ये जो मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी है इसका मापन किया जाता है। और इस मापदंड में क्या क्या आता है, चाइल्ड मॉर्टेलिटी जो होती है, न्यूट्रिशन जो होता है अर्थात स्वास्थ्य से संबंधित, हेल्थ से संबंधित मापन जो है वो किया जाता है, एजुकेशन से संबंधित गरीबी का मापन किया जाता है, लिविंग स्टैंडर्ड जो है उससे संबंधित इसमें मापन किया जाता है। और इसमें चाइल्ड मॉर्टेलिटी, न्यूट्रिशन, ईयर ऑफ स्कूलिंग, स्कूल अटेंडेंस, कुकिंग, फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग, इलेक्ट्रिसिटी, असेट्स, इन सभी के आधार पर जो गरीबी है उसका मापन किया जाता है। और एक चीज और कि ये जो गरीबी का मापन करने के लिए मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी इंडेक्स जो है इसमें कुल 107 डेवलपिंग कंट्रीज ऐसी है जिनके तहत ये मापन किया जाता है। अब अगला प्रश्न ये उठता है कि ये मापन किसके द्वारा किया जाता है। तो इसे किया जाता है ऑक्सफोर्ड पुअर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव और यूएनडीपी अर्थात यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। तो ये जो ऑक्सफोर्ड पुअर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव है ये एक प्रकार का रिसर्च का इंस्टीट्यूशन है, इकोनॉमी रिसर्च का इंस्टीट्यूशन है। और इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस का डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो दोनों मिलकर ये जो ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी इंडेक्स है इसे प्रकाशित करते हैं। इसकी शुरुआत की गई थी 2010 में, सबसे पहले 2010 में इसे डेवलप किया गया था। इसके अलावा भारत में ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि भारत में इसके लिए नोडल एजेंसी कौन सी है। अब मान लीजिए किसी संस्थान के द्वारा इस इंडेक्स का प्रकाशन किया जाता है तो इससे संबंधित जो डाटा होता है वो खुद तो हर एक देश में जाकर इकट्ठा नहीं कर सकते, तो हर देश में एक नोडल एजेंसी होती है जिनके द्वारा ये जो डाटा है वो दिया जाता है और उनका जो मापन है वो किया जाता है। तो भारत में ये कार्य किया जाता है नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग जो है वो इसके लिए नोडल एजेंसी है। और अब नीति आयोग के द्वारा क्या किया जा रहा है कि मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी इंडेक्स कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जा रही है। मतलब ये देखा जा रहा है कि जो 2020 में मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी इंडेक्स आया था उसके बाद में सरकार के द्वारा जो योजनाएं बनाई गई है, जो स्कीम बनाई गई है, उससे जो मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी है वो किस प्रकार से प्रभावित हुई है और किस प्रकार से देश में गरीबी कम हुई है, इसका मापन करने के लिए अब नीति आयोग जो है उसके द्वारा मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी इंडेक्स कोऑर्डिनेशन कमेटी अर्थात बहुआयामी गरीबी सूचकांक समन्वय समिति जो है उसका गठन किया जा रहा है। इसके अलावा ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी इंडेक्स 2020 जो था उसमें भारत की क्या रैंकिंग थी, तो भारत उसमें 62वें स्थान पर था, 62वें स्थान पर था। तो ये जो सभी फैक्ट हैं ये आपको परीक्षा की दृष्टि से याद रखने हैं, इनसे आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा हमने यहाँ पर देखा कि कौन कौन से ऐसे डायमेंशन है जिसके आधार पर ये जो मल्टी डायमेंशन पुअर्टी इंडेक्स है इसका मापन किया जाता है। इसके बाद में हमारी जो अगली न्यूज़ है नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर में वो है फर्स्ट वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट। तो
दुनिया की विश्व की पहली जो सोलर टेक्नोलॉजी समिट है वो होने जा रही है। ये जो सोलर टेक्नोलॉजी समिट है ये किसके द्वारा आयोजित की जाएगी? तो ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है उनके द्वारा आयोजित की जाएगी। इसके अलावा ये जो वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट आयोजित की जा रही है, इससे ये उम्मीद की जा रही है कि ये सौर ऊर्जा का जो क्षेत्र है उसमें जो नेक्स्ट जनरेशन की टेक्नोलॉजी होती है, जो आगे की प्रौद्योगिकी होती है, उसके संबंध में स्थिति जो है उसे दर्शाएगा और उस पर विचार विमर्श किया जाएगा कि किस प्रकार से जो नेक्स्ट जनरेशन की टेक्नोलॉजी है उससे सस्ती और टिकाऊ जो स्वच्छ हरित ऊर्जा है अर्थात सस्टेनेबल क्लीन ग्रीन एनर्जी जो है वो किस प्रकार से प्राप्त की जा सकेगी। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ जाननी और ज़रूरी है कि एक ट्रिपार्टी एग्रीमेंट होने वाला है यहाँ पर। वो ट्रिपार्टी एग्रीमेंट जो कि वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट में होने वाला है सोलर टेक्नोलॉजी के संबंध में, वो किसके बीच में होगा? वो होगा इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी अर्थात भारत का नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय जो है, इसके अलावा वर्ल्ड बैंक अर्थात विश्व बैंक और इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है, इन तीनों के बीच में ये त्रिपक्षीय समझौता होगा। इसके साथ ही ये जो समिट होगी इसमें एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस टेक्नोलॉजी का जो जनरल है वो लॉन्च किया जाएगा। इस जनरल का क्या नाम है? सोलर कंपास 360। तो अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि सोलर कंपास 360 क्या है, तो ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस की जो टेक्नोलॉजी जनरल है वो है। तो यहाँ पर एक चीज़ हमारे लिए जानना आवश्यक हो जाता है कि ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है ये क्या है। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है वो 121 देशों के बीच का एक अलायंस है। और ये 121 देश कौन से हैं? जो कि सौर ऊर्जा रिच कंट्री जो है। सौर ऊर्जा रिच कंट्रीज कौन सी होती है? तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अंतर्गत ये बोला गया है कि वे सभी देश जहां पर सूर्य की जो ऊर्जा है वो 300 दिनों से ज़्यादा समय पर आती है, सूर्य का जो प्रकाश है वो 300 दिनों से अधिक समय के लिए आता है, वो सोलर रिच कंट्री होती है। तो उसमें आते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच के जो देश हैं अर्थात कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच में जो भी देश आते हैं वो सोलर एनर्जी रिच कंट्री होती है। वहां पर जो सूर्य का प्रकाश है वो 300 दिनों से अधिक दिनों तक रहता है साल भर में। यहाँ पर एक चीज आपके लिए एक क्वेश्चन और है कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये भारत से निकल रही है। तो भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जिनसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलती है? इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है। और ये जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के देश हैं ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस के जो देश हैं उसमें आते हैं। इसके बाद में ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है जो कि सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम में है, जिसे हम गुड़गांव भी कहते हैं। तो यहाँ पर ये जानना आपके लिए बहुत आवश्यक हो जाता है कि ये अपनी तरीके का एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल इनिशिएटिव है जिसका जो मुख्यालय है वो भारत में है। आपने देखा होगा कि हम रोज कई नए नए जो इंटरनेशनल इनिशिएटिव होते हैं, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अर्थात अंतर्राष्ट्रीय संस्थान होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं, लेकिन उनमें से किसी का भी जो मुख्यालय है वो आपने भारत में नहीं देखा होगा। ये अपनी तरीके का एक पहला इनिशिएटिव है जिसका जो मुख्यालय है वो भारत में है। दूसरा, इसको स्थापित किया गया था 2015 में। इट वॉज फाउंडेड इन 2015। और इसकी मेंबरशिप कौन ले सकता है, इसका मेंबर कौन बन सकता है? तो जितने भी यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स हैं वो चाहे तो इसका जो मेंबर है, जो सदस्य है वो बन सकते हैं। यहाँ पे एक चीज और बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि इसकी जो शुरुआत की गई थी, इसके जो फाउंडर थे वो थे भारत के नरेंद्र मोदी और फ्रांस के फ्रांसिस हॉलैंड। फ्रांसिस हॉलैंड जो थे वो फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है, जो राष्ट्रपति हैं, वो थे 2015 के समय में। और इनके द्वारा मिलकर ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है इसकी शुरुआत की गई थी। तो यहाँ पर आपने जो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है वो देखे। मैंने अभी आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि ये जो भारत से कर्क रेखा गुजरती है तो वो भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो मैं आपको इसका आंसर भी यहीं बता देती हूँ। इसका आंसर है कि ये कर्क रेखा जो है वो भारत में कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये 8 राज्य कौन कौन से हैं? ये 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और
मिजोरम। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये नॉर्थ ईस्ट के भी 2 राज्यों से होकर गुजरती है, वो 2 राज्य हैं त्रिपुरा और मिजोरम। तो इस प्रकार से हमने कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो है यहाँ पर वो देखे। इसके बाद हम हमारी अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं, जो है मेंटल हेल्थ रिहैबिलिटेशन हेल्पलाइन किरण। तो जो सोशल जस्टिस एंड एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री है, उनके द्वारा एक टोल फ्री मेंटल हेल्थ रिहैबिलिटेशन हेल्पलाइन जो है वो शुरू की गई है। और ये जो रिहैबिलिटेशन हेल्पलाइन है, इसका नाम है किरण। तो अभी आपको पता है कि जो कोविड का समय चल रहा है, जिसमें सभी अपने घर में बैठे हैं, तो घर में बैठे बैठे ये देखा जा रहा है कि लोगों में जो मानसिक बीमारियां हैं वो बढ़ रही है और लोगों का जो मानसिक स्वास्थ्य है वो प्रभावी हो रहा है। तो उसके चलते ये जो हेल्पलाइन है, इसे लॉन्च किया गया है ताकि जो मेंटल इलनेस के इंसिडेंट्स हैं उनका सामना किया जा सके और उनके जो घटनाएं बढ़ रही है उसे कम किया जा सके। तो ये जो हेल्पलाइन नंबर है वो है 180050000019। तो ये आपको याद रखना है हेल्पलाइन नंबर कौन सा है, और ये क्या करेगा कि मेंटल इलनेस से जो पीड़ित लोग हैं उन्हें रिलीफ और सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, अर्थात उन्हें राहत और सहायता प्रदान करेगा। अब यहाँ पर एक प्रश्न आपके लिए है कि हमने ये देखा कि सोशल जस्टिस और एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री जो है उनके द्वारा ये हेल्पलाइन किरण लॉन्च की गई है। तो प्रश्न ये उठता है कि सोशल जस्टिस और एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के जो यूनियन मिनिस्टर हैं वो कौन है। तो इसका उत्तर है थावरचंद गहलोत। ये है थावरचंद गहलोत और ये सोशल जस्टिस और एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के यूनियन मिनिस्टर हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ महत्वपूर्ण जो फैक्ट्स हैं वो देखे। इसके साथ ही अगर हम इस हेल्पलाइन के बारे में बात करें तो ये हेल्पलाइन क्या होगी कि ये एंग्जाइटी जो होती है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जो होता है, डिप्रेशन होता है, या फिर कुछ लोगों को पैनिक अटैक्स आते हैं, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर होता है। एडजस्टमेंट डिसऑर्डर का मतलब होता है कि अगर परिस्थिति में परिवर्तन होता है तो उन्हें एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा लोगों को सुसाइडल थॉट्स आते हैं, अर्थात आत्महत्या करने का विचार आता है। साथ ही सब्सटेंस अब्यूज, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर या फिर साइकोलॉजिकल इश्यूज जो होते हैं, या फिर मेंटल हेल्थ से संबंधित जो इमरजेंसी होती है उसके संबंध में सहायता प्रदान करेगा। और ये जो हेल्पलाइन है ये एक प्रकार से फर्स्ट स्टेज एडवाइस होगी, मतलब डॉक्टर के पास जाने से पहले अगर आपको इस तरीके के ख्याल आ रहे हैं तो आप इस हेल्पलाइन पर पहले बात कर सकते हैं, और ये एक प्रकार का जो रिहैबिलिटेशन सर्विस है वो प्रदान करेगी। ये 24/7 अर्थात सभी समय अवेलेबल होगी। और यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका जो टेक्नोलॉजिकल कोऑर्डिनेशन है, जो तकनीकी समन्वय है, वो किया जा रहा है बीएसएनएल के द्वारा। ये एक हेल्पलाइन है, एक टोल फ्री नंबर है, तो इसका जो टेक्निकल कोऑर्डिनेशन है ये किया जाएगा बीएसएनएल के द्वारा। इसके बाद में हमारी जो अगली महत्वपूर्ण न्यूज़ है वो है डीआरडीओ सक्सेसफुली टेस्ट स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी फॉर हाइपरसोनिक मिसाइल। तो ये साइंस टेक से संबंधित न्यूज़ है। यहाँ पर हमको 2 चीज़ें जानना महत्वपूर्ण हो जाता है कि सबसे पहले तो स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी जो है वो क्या होता है, और दूसरा हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो क्या होती है। तो स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी का मतलब है कि ये एक प्रकार का वेरिएंट है जिसमें एयर ब्रीदिंग जेट इंजन होता है, और इसमें एबिलिटी होती है कि जो एयर फ्लो होता है उसके द्वारा ऑक्सीजन प्राप्त करके और जो फ्यूल है उसे चलाया जा सके। तो क्या होता है कि जब कोई मिसाइल है वो जाती है तो उसे फ्यूल की आवश्यकता होती है। उस फ्यूल में क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, लेकिन उस हाइड्रोजन को जलाने के लिए, फ्यूल का उपयोग करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो अगर जो मिसाइल है उसे लॉन्च किया जाता है तो उसमें जो फ्यूल है वो होता है, और उसके साथ में फ्यूल का जो ऑक्सीडाइजर होता है, ऑक्सीजन, वो होता है, ताकि वो जो फ्यूल है, जो ईंधन है, उसका दहन किया जा सके। लेकिन अगर इतना ज़्यादा जो ऑक्सीजन है वो इस मिसाइल के द्वारा ले जाया जाएगा तो मिसाइल का जो भार है वो बढ़ जाता है। तो ये जो समस्या है इसका समाधान करने के लिए वैज्ञानिकों ने क्या किया कि स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी बनाई। स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी में क्या होगा कि ये जो मिसाइल है उसमें एक इस प्रकार की टेक्नोलॉजी होगी कि ये जो वातावरण में जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें जो ऑक्सीजन उपस्थित होता है उसका उपयोग करके जो ईंधन होता है, हाइड्रोजन, उसे दहन कर सके। अब स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी जो है उससे पहले की टेक्नोलॉजी है रामजेट टेक्नोलॉजी। तो रैमजेट भी इसी प्रकार की है, ये भी जो वातावरण की ऑक्सीजन है उसका उपयोग करती है ईंधन का दहन करने में। लेकिन स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी किस प्रकार से अलग है कि जो रैमजेट टेक्नोलॉजी है उसमें क्या होता है कि अगर जो मिसाइल की स्पीड है वो सुपरसोनिक स्पीड है, अर्थात मैक 3 के आसपास की स्पीड है। अब सुपरसोनिक स्पीड का मतलब होता है कि जो लाइट की स्पीड होती है
जो प्रकाश होता है उसकी जो स्पीड होती है उससे 3 गुना ज़्यादा जो स्पीड होती है वो स्पीड कहलाती है सुपरसोनिक। लेकिन अगर जो मिसाइल है उसकी स्पीड मैक 3 अर्थात जो सुपरसोनिक स्पीड है उससे ज़्यादा होती है तो ये जो रैमजेट टेक्नोलॉजी है ये वातावरण से ऑक्सीजन जो है उसे लेने में सक्षम नहीं होती है। तो इसके लिए जो नई टेक्नोलॉजी है वो स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी है। स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि जो हाइपरसोनिक मिसाइल होती है, अब हाइपरसोनिक मिसाइल से मतलब है कि जिस मिसाइल जो है उसकी स्पीड जो है वो लाइट की जो स्पीड होती है, प्रकाश की जो स्पीड होती है उससे 5 गुना ज्यादा की जो स्पीड होती है उस पर भी ये जो ऑक्सीजन है इसका उपयोग करके जो ईंधन है उसका दहन कर सकती है और इसके लिए स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी जो है उसका उपयोग किया जाता है। मैं एक बार वापस आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि जो रैमजेट टेक्नोलॉजी है या फिर स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी है ये दोनों ही जो वातावरण में जो वायुमंडल में ऑक्सीजन है उसका उपयोग करते हैं ईंधन का दहन करने में। लेकिन जो रैमजेट टेक्नोलॉजी है वो सुपरसोनिक स्पीड पर अर्थात लाइट की जो स्पीड होती है उससे लगभग 3 गुना की जो स्पीड है उस तक ही ये जो वातावरण की ऑक्सीजन है उसका उपयोग कर सकता है। इसके बाद की जो टेक्नोलॉजी है वो है स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी जो कि लगभग हाइपरसोनिक स्पीड जो होती है अर्थात लाइट की स्पीड से 5 गुना ज़्यादा तक की जो स्पीड होती है उस पर भी जो ऑक्सीजन है उसका उपयोग करके ईंधन का दहन कर सकता है। तो अभी क्या किया गया है कि जो डीआरडीओ है अर्थात डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है उनके द्वारा एक सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट किया गया है हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का, अर्थात ऐसे व्हीकल का जिसमें हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी है अर्थात जिसकी जो स्पीड है वो लगभग 6 मैक है। और ये देखा गया है कि ये जो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल का टेस्ट किया गया है ये स्क्रैमजेट व्हीकल की इसमें एबिलिटी है और ये 6 गुना ज़्यादा जो लाइट की स्पीड होती है उस पर स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी जो है उसका यूज़ कर पा रहा है। अब अगला प्रश्न ये उठता है कि ये किस स्थान से किया गया है, तो ये किया गया है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लॉन्च कॉम्प्लेक्स एट व्हीलर आइसलैंड। तो अब एक क्वेश्चन कि ये जो व्हीलर आइसलैंड है ये कहाँ पर है, तो ये उड़ीसा की जो कोस्ट है उसके पास में स्थित है। तो यहाँ से ये जो टेस्टिंग है ये की गई है। इस टेस्टिंग को करने के बाद में और जब ये देखा गया कि ये इसका सक्सेसफुल परीक्षण हो गया है तो अब जो भारत है वो उस एलाइट क्लब में आ गया है जिनके द्वारा अब तक सक्सेसफुली जो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी है उसे टेस्ट कर लिया गया है अर्थात जिनके पास में ये जो मिसाइल है उसे 6 मैक की जो स्पीड है उसे चलाने की क्षमता वाला जो ग्रुप है उसमें आ गया है। इस भारत के अलावा ऐसे और कौन से देश हैं जिनके पास में हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी है, तो वो है यूएस, रशिया और चाइना। और इसके बाद में अब भारत के पास में भी सक्सेसफुल हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी जो है वो आ गई है। यहाँ पर एक चीज़ और कि ये जो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल का जो टेस्ट किया गया है ये इंडिजीनियसली डेवलप्ड है, मतलब इसे भारत के द्वारा ही डेवलप किया गया है। इंडिजीनियसली डेवलप हाइपरसोनिक एयर ब्रीदिंग स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी जो है वो इसमें मौजूद है। अब हम अगर यहाँ पर डीआरडीओ की बात करें, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की, तो सबसे पहले इसके जो चेयरमैन है, जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, तो इसके अध्यक्ष है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी और इसके अलावा इसका हेडक्वार्टर है अर्थात मुख्यालय है नई दिल्ली में। तो यहाँ पर हमारा नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर संबंधी जो टॉपिक है वो खत्म होते हैं। इसके बाद में हमारा जो अगले टॉपिक है वो आएंगे वेरियस नेशनल एंड इंटरनेशनल पर्सनालिटी इज न्यूज़, अर्थात समाचार में जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व रहे वो, तो उसमें है विंकेश गुलाटी। तो अब हम देखेंगे कि ये विंकेश गुलाटी कौन है। तो ये जो विंकेश गुलाटी है इनको द फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन जो है उनके द्वारा 35th प्रेसिडेंट अर्थात 35वां अध्यक्ष जो है वो बनाया गया है इनको फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन का। ये होंगे वर्ष 2020 से 22 के लिए। और इससे पहले जो अध्यक्ष थे वो थे आशीष हर्षराज काले और इनकी जगह जो है अब वो ली जाएगी विंकेश गुलाटी के द्वारा। तो अब यहाँ पर आपके लिए ये जानना आवश्यक हो जाता है कि ये जो फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन है ये क्या है। तो फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन, जिसे हम शॉर्ट में FADF भी कहते हैं, ये एक प्रकार की अपेक्स नेशनल बॉडी है
और ये जो अपेक्स नेशनल बॉडी है ये ऑटोमोबाइल डीलर जो हैं भारत के उन्हें रिप्रेजेंट करती है। ऑटोमोबाइल डीलर मतलब जो कारें होती है, जो उनका जो मैन्युफैक्चर करते हैं, जो टायर मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, या फिर जो वाहन है उसके संबंध में जो इंश्योरेंस या फाइनेंस सेक्टर होता है, और इस प्रकार की वाहन से संबंधित जो अलाइड एक्टिविटी होती है, ऑटोमोबाइल से संबंधित जो एक्टिविटी होती है, उन सभी को रिप्रेजेंट करता है ये एसोसिएशन। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1964 में और अभी इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। तो ये आपके लिए जानना आवश्यक था, इन फैक्ट्स को आपको याद रखना है। इसके बाद में हम बैंकिंग और फाइनेंस संबंधी कुछ न्यूज़ देखते हैं। बैंकिंग और फाइनेंस के संबंध में आज जो सबसे महत्वपूर्ण न्यूज़ है वो ये है कि इन्फोसिस ऑब्टेन प्रोडक्ट डिज़ाइन फर्म कैलिडोस्कोप इनोवेशन। तो इन्फोसिस का नाम आपने बहुत बार सुना होगा, ये एक सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी है। इसके द्वारा कई चीज़ें जो है उसके संबंध में आउटसोर्सिंग की जो सर्विस है वो दी जाती है। इनके द्वारा क्या किया गया है, एक प्रोडक्ट डिज़ाइन फर्म है कैलिडोस्कोप इनोवेशन, उसे खरीद लिया गया है। इसे कितने रुपए में खरीदा गया है, तो $42 मिलियन जो है उसमें इस कंपनी को प्राप्त किया गया है। ये कंपनी कहाँ की है, तो ये एक यूएस बेस्ड फर्म है और ये कंपनी प्रोडक्ट डिजाइन और डेवलपमेंट से संबंधित कंपनी है। इस कंपनी के द्वारा क्या काम किया जाता है, तो ये जो कंपनी है ये डिजाइन और डेवलपमेंट कर रही है किस क्षेत्र में, जो मेडिकल क्षेत्र है, जो कंज्यूमर क्षेत्र है और जो इंडस्ट्रियल मार्केट है, अर्थात चिकित्सा, उपभोक्ता और औद्योगिक बाजार संबंधी जो क्षेत्र है वहां पर डिजाइन और विकास प्रदान कर रही है। और इसके साथ ही जो ये कंपनी है इसके द्वारा कई माइक्रो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनका उपयोग किया जाता है सर्जरी में, और इसके अलावा ड्रग डिलीवरी की जो डिवाइस होती है ऑफ्थेल्मिक थेरेपीज के लिए। इसके साथ ही जो यूज़र सेंट्रिक वियरेबल होते हैं, यूज़र सेंट्रिक वियरेबल का मतलब होता है जैसे कि मान लीजिए किसी को सुनाई नहीं देता है तो उनके द्वारा जो मशीन पहनी जाती है सुनने के लिए, तो इस प्रकार की जो तकनीक है उसके लिए जो स्मार्ट प्रोडक्ट हैं वो बनाए जाते हैं, उन्हें डिज़ाइन और डेवलप किया जाता है ये जो कैलिडोस्कोप इनोवेशन है इसके द्वारा। और इस कंपनी को अब जो इन्फोसिस है वो खरीदने की घोषणा कर रहा है। तो यहाँ पर इन्फोसिस जो है वो एक बहुत बड़ी कंपनी है, तो इसके संबंध में आपको ये जानना आवश्यक हो जाता है कि ये कब बनी थी। तो ये 7 जुलाई 1981 को पुणे में बनी थी। इसके फिलहाल सीईओ हैं सलील पारिख और इसके जो फाउंडर थे वो थे एनआर नारायण मूर्ति और नंदन नीलकानी। इसके बाद में हम अगले हमारा जो टॉपिक है उसकी तरफ चलते हैं जो कि है बुक्स और अवार्ड से संबंधित, जिसके अंतर्गत आज हम इंदिरा गांधी पीस प्राइज जो है उसके बारे में बात करेंगे। तो न्यूज़ है कि सर डेविड एटनबर्ग रिसीव इंदिरा गांधी पीस प्राइज फॉर 2019। तो सबसे पहले ये जो इंदिरा गांधी पीस प्राइज है अर्थात इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार है ये क्या है, तो ये जो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार है ये दिया जाता है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट जो है उसके द्वारा। क्यों दिया जाता है, ये दिया जाता है इंदिरा गांधी की याद में। और इसके अंतर्गत क्या क्या दिया जाता है, तो इसके अंतर्गत 25 लाख रुपए का तो कैश प्राइज दिया जाता है और उसके अलावा ट्रॉफी और साइटेशन अर्थात ट्रॉफी और एक प्रशस्ति पत्र जो है वो दिया जाता है। अब आपसे एक प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि क्या ये जो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार है, इंदिरा गांधी पीस प्राइज है, ये केवल भारतीय नागरिक जो हैं उन्हें दिया जाता है, तो ये गलत है। ये कई विदेशी हस्ती जो है उन्हें भी अब तक दिया जा चुका है। और अगर आप देखें कि ये जो सर डेविड एटनबरो हैं ये भी एक विदेशी हस्ती हैं जिन्हें ये जो अवार्ड है वो दिया जा रहा है वर्ष 2019 के लिए। इसकी शुरुआत की गई थी 1986 में। इंदिरा गांधी पीस डिसार्मेंट एंड डेवलपमेंट अवार्ड जो है वो 1986 में इसकी शुरुआत की गई थी और ये किसे दिया जाता है, जो कि सोशल सर्विस का जो क्षेत्र होता है अर्थात समाज सेवा का जो क्षेत्र होता है, डिसार्मेंट अर्थात निशस्त्रीकरण का जो क्षेत्र होता है, या फिर डेवलपमेंट अर्थात जो विकास का क्षेत्र होता है वहां पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो उन्हें ये जो अवार्ड है ये दिया जाता है। अभी ये जो एटनबरो है जिनको हमने देखा कि इन्हें दिया जा रहा है, ये कौन है, तो ये एक इतिहासकार हैं अर्थात ये एक हिस्टोरियन है। और ये किस लिए जाने जाते हैं, ये जो बीबीसी नेचुरल हिस्ट्री यूनिट है वहाँ पर राइटिंग के लिए और डॉक्यूमेंटिंग के लिए अर्थात वहाँ पर लिखने के लिए और डॉक्यूमेंट्री के लिए जो है वो ये प्रसिद्ध हैं। और इनका जो नाम है
वो दिया गया था, एक इंटरनेशनल जूरी थी जिसे हेड किया गया था फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी के द्वारा। अभी हमने कुछ दिनों पहले देखा कि जो प्रणब मुखर्जी हैं उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उनके द्वारा ये जो इंटरनेशनल जूरी है इसे हेड किया गया था, जिनने ये डिसाइड किया कि ये जो एटनबरो है इन्हें इंदिरा गांधी पीस प्राइज अवार्ड जो है वो दिया जाएगा। आपके लिए यहाँ पर एक और प्रश्न, जब प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी की मृत्यु हुई थी उस समय हमने इनसे संबंधित जो जानकारी है वो देखी थी। तो आपके लिए प्रश्न है कि प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी जो थे, फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी, उन्हें प्यार से किस नाम से जाना जाता था? इस प्रश्न का उत्तर जो है वो आपको कमेंट सेशन में देना है। ये हमने आपको पहले पढ़ाया जा चुका है। इसके बाद में हमारा जो अगला सेशन है वो है खेल समाचार अर्थात स्पोर्ट्स न्यूज़, और इसमें जो न्यूज़ है वो ये है कि अंशु फैटी क्रिएट्स हिस्ट्री। तो 17 साल की उम्र है अंशु फैटी की और उन्होंने इतिहास बनाया है और वो स्पेन के यंगेस्ट स्कोरर जो है वो बन गए हैं। इनके द्वारा क्या किया गया है कि 4-0 से यूक्रेन को जो है वो हराया गया है। किसमें? UEFA नेशंस लीग जो है उसके अंतर्गत। इससे पहले ये जो हिस्ट्री है वो नाम थी जुआन इराजगुइन के, जिनके द्वारा 18 साल 334 दिन में गोल जो है वो किया गया था। और अब ये जो नेशंस लीग है उसमें स्पेन ने यूक्रेन को 4-0 से मात जो है वो दे दी है। इसके बाद में हमारा जो अगला टॉपिक है वो इसके अंतर्गत है इम्पॉर्टेंट डेज का अर्थात महत्वपूर्ण दिवस का। तो इसमें हमने जनवरी माह से शुरुआत की थी आपको इम्पॉर्टेंट डेज बताने की, जिसमें अब हम अगस्त तक पहुंच गए हैं। तो आज हम अगस्त के लिए 17 अगस्त से जो महत्वपूर्ण दिवस है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो 17 अगस्त जो है वो इंडोनेशियन इंडिपेंडेंस डे जो है अर्थात इंडोनेशियन स्वतंत्रता दिवस जो है उसके रूप में मनाया जाता है। कल हमने एक न्यूज़ देखी थी 7 सितंबर की, तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि 7 सितंबर जो है वो किस देश का स्वतंत्रता दिवस जो है उसके रूप में मनाया जाता है। इसके बाद में 19 अगस्त जो है वो मनाया जाता है वर्ल्ड फोटोग्राफी डे के रूप में अर्थात विश्व फोटोग्राफी दिवस के रूप में, जिससे कि जो फोटोग्राफी कला है उसे बढ़ावा दिया जा सके। इसके साथ ही 19 अगस्त जो है वो वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे अर्थात विश्व मानवतावादी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हम विश्व भर में देख रहे हैं कि मानवता के खिलाफ जो अपराध हैं वो बढ़ रहे हैं, तो उसके चलते मानवता को बढ़ावा देने के लिए ये जो वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे है ये मनाया जाता है। इसके बाद में 20 अगस्त को मनाया जाता है वर्ल्ड मॉस्किटो डे अर्थात विश्व मच्छर दिवस। ये मनाया जाता है क्योंकि मॉस्किटो से संबंधित जो बीमारियां होती है जैसे मलेरिया, डेंगू, उसके संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए। इसके अलावा 20 अगस्त को मनाया जाता है सद्भावना दिवस। अब सद्भावना दिवस जो है वो क्यों मनाया जाता है? तो सद्भावना दिवस जो है वो बर्थ एनिवर्सरी है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी की। राजीव गांधी जो कि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनकी जन्मतिथि पर ये जो सद्भावना दिवस है 20 अगस्त को वो मनाया जाता है। अब आपके लिए एक प्रश्न हो जाता है कि जो 2020 में विश्व सद्भावना दिवस मनाया गया था उसकी थीम क्या थी? इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है। इसके अलावा जो सद्भावना होती है, सद्भावना का इंग्लिश में मतलब होता है गुडविल अर्थात बोनाफाइड, तो ये मनाया जाता है राजीव गांधी की बर्थ एनिवर्सरी पर। साथ ही 20 अगस्त को एक और दिवस मनाया जाता है इंडियन अक्षय ऊर्जा दिवस अर्थात भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस। इसके बाद में 26 अगस्त जो है उस दिन मनाया जाता है वुमेन्स इक्वालिटी डे अर्थात महिला समानता दिवस, ताकि महिलाओं को जो समानता के अधिकार हैं वो प्रदान किए जा सके और उसे बढ़ावा दिया जा सके। इसके बाद में 29 अगस्त को मनाया जाता है नेशनल स्पोर्ट्स डे अर्थात राष्ट्रीय खेल दिवस। तो इस प्रकार से हमने अगस्त के जो महत्वपूर्ण दिवस हैं उनके बारे में यहाँ पर चर्चा करी। अब ये जो हमारी डेली करंट अफेयर्स की सीरीज है इसमें हम कुछ फैक्ट जो हैं वो भी देखते हैं, ताकि जो करंट अफेयर है उसके साथ साथ में आपको कुछ स्टैटिक फैक्ट्स जो हैं वो मिलते रहें और आपको एक साथ में बहुत ज़्यादा मगअप करने की आवश्यकता ना हो, आप रोज थोड़ा थोड़ा सीख सकें। तो इसमें आज हम देखेंगे कि डॉक्टर और स्पेशलाइजेशन अर्थात किस क्षेत्र के जो विशेषज्ञ हैं उन डॉक्टर्स को क्या बोला जाता है। जैसे सबसे पहले है न्यूरोलॉजिस्ट, तो न्यूरोलॉजिस्ट वे डॉक्टर कहलाते हैं जो कि नर्वस सिस्टम अर्थात तंत्रिका तंत्र जो है उसके विशेषज्ञ होते हैं। इसके बाद में दूसरा है नेफ्रोलॉजिस्ट, तो नेफ्रोलॉजिस्ट वे होते हैं जो किडनी के विशेषज्ञ होते हैं। तीसरा है एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, तो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट होते हैं जो कि एंडोक्रिन
ग्लैंड्स जो होती है, एंड्रोक्राइन ग्रंथियां जो होती है, उसके विशेषज्ञ होते हैं। इसके बाद में अगला है गैस्ट्रो एंटेरोलॉजिस्ट, अर्थात डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, पाचन तंत्र जो होता है, उसके विशेषज्ञ। ये आप कैसे याद कर सकते हैं? गैस्ट्रो एंट्रोलॉजिस्ट मतलब गैस संबंधी बीमारियां जो होती है, पाचन तंत्र से संबंधित जो बीमारियां होती है, तो उसके विशेषज्ञ गैस्ट्रो एंट्रोलॉजिस्ट। इसके बाद में अगला है हेपेटोलॉजिस्ट, तो जो लिवर, पैंक्रिया और बाइलरी ट्री अर्थात पित्त वृक्ष जो होता है, उसके विशेषज्ञ होते हैं, उन्हें कहते हैं हेपेटोलॉजिस्ट। इसके बाद में हीमोटोलॉजिस्ट होते हैं रक्त के विशेषज्ञ। तो आपको पता है कि जो रक्त है, जो ब्लड है, उसमें हीमोग्लोबिन होता है, तो इससे आप याद रख सकते हैं कि जो हीमोटोलॉजिस्ट होते हैं वो रक्त विशेषज्ञ होते हैं। इसके बाद में अगला आता है रूमेटोलॉजिस्ट होते हैं जो कि जॉइंट होती है, मसल्स होती है, बोन्स होती है, उसके विशेषज्ञ होते हैं। इसके बाद में आते हैं पुल्मोनोलॉजिस्ट होते हैं जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो होता है, उसके विशेषज्ञ होते हैं। इसके बाद में जो आंखों के अर्थात जो नेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं, उन्हें कहा जाता है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हिंदी में इन्हें नेत्ररोग विशेषज्ञ ही कहा जाता है। इसके बाद में जो कैंसर के विशेषज्ञ होते हैं, जो कि कैंसर का इलाज करते हैं, उनको कहा जाता है ऑन्कोलॉजिस्ट। इसके बाद में जो स्किन के, जो त्वचा के विशेषज्ञ होते हैं, उनको कहा जाता है डर्मेटोलॉजिस्ट, ये आपको पता होगा। इसके बाद में जो एज्ड पर्सन होते हैं, जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं, उनके जो विशेषज्ञ होते हैं, उन्हें कहा जाता है जेरेंटोलॉजिस्ट। इसके बाद में जो शिशु होते हैं, जो इन्फेंट होते हैं, और जो चिल्ड्रन अर्थात बच्चे होते हैं, उनके विशेषज्ञ अर्थात बाल रोग विशेषज्ञ जो हैं, उन्हें कहा जाता है पेडियाट्रिशियन। इसके अंत में जो फीट स्पेशलिस्ट होते हैं, जो फीट के विशेषज्ञ होते हैं, उन्हें कहा जाता है पोडियाट्रिस्ट। तो इस प्रकार से हमने डॉक्टर्स और जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनके बारे में यहाँ पर चर्चा करी। तो इस प्रकार से हमने आज के जो महत्वपूर्ण समाचार थे और इसके साथ ही जो स्टैटिक फैक्ट्स थे उनके बारे में चर्चा करी। अभी हमने एक नया इनिशिएटिव चालू किया है, तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, हम आपको मोटिवेट कर रहे हैं कि आप जो ये डेली करंट अफेयर्स देख रहे हैं, इसमें आपसे जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आप उनका जवाब दें, ताकि आप में जो मोटिवेशन है वो बढ़े पढ़ने का। तो कल जिन लोगों ने सबसे पहले जवाब दिया था वो हैं भास्कर, श्रवण कुमार, आशीष और सारा आनंद। तो इनने सबसे पहले जवाब दिया था। आप अपना भी नाम यहाँ पर ला सकते हैं अगर आप सबसे पहले इनका जवाब देंगे, और सिर्फ जवाब नहीं देना है, आपको यहाँ पर सही जवाब देना है। ये जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये इसी डेली करंट अफेयर्स में से उठाए गए हैं। तो अगर आप इसे ध्यान से देख रहे हैं तो आप इन सभी प्रश्नों का जो उत्तर है वो दे सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू ग्लोबल MPI अर्थात मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2020 विच इज इंडियाज प्लेस अमंग 107 कंट्रीज। तो ये जो पॉइंट है ये हमने देखा था, इसका जवाब आपको देना है। दूसरा प्रश्न है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो इसके बारे में मैंने आपको एक काफी ही रोचक बात बताई थी, ये आपको याद होना चाहिए। इसके बाद में है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने किस नाम की एक टोल फ्री मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन शुरू की है। नेम अ टोल फ्री मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन हेल्पलाइन लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। किरण, सुमन, उम्मीद और नन ऑफ द अबव। तो आपको इसका उत्तर देना है। नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन है, विलर आइलैंड इज लोकेटेड नियर विच स्टेट। विलर द्वीप जो है वो किस तटीय राज्य के समीप है। वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु। इसके बाद में अगला प्रश्न है, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ DRDO। DRDO का अध्यक्ष कौन है। डॉक्टर G सतीश रेड्डी, K शिवन, M अन्नादुरे या फिर किरण कुमार। इसके बाद में अगला प्रश्न है, व्हेन वाज द फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन एस्टैब्लिश। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन की जो स्थापना है वो कब हुई थी। इसके बाद में अगला प्रश्न है, हु इज द फाउंडर ऑफ इन्फोसिस कंपनी। तो मैंने आपको बताया था कि इन्फोसिस जो है वो एक बहुत ही बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है। इसके संस्थापक कौन थे। नारायण मूर्ति, शिव नाडर, किरण मजुमदार शाह या सब्बीर भाटिया। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार अर्थात इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2019 जो है वो किसे मिला है। दलाई लामा को, सर डेविड फ्रेडरिक एटनबरो को, बराक हुसैन ओबामा को या फिर महिंद्रा राजपक्से को। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है, हु बिकेम स्पेन्स यंगेस्ट फुटबॉल स्कोरर। जुआन इराजगुइन,
अंशु फाती, सर्जियो रामोस या फिर फेरान टोरेस। इसके बाद में हमारा आज का आखिरी प्रश्न है, व्हेन इज इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डे सेलिब्रेटेड? तो इनमें से किस दिन भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस जो है, रिन्यूएबल एनर्जी डे जो है वो मनाया जाता है? तो इस प्रकार से हमने कई महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो देखे। आपको इनका जो उत्तर है वो कमेंट सेक्शन में देना है। जिनके द्वारा भी सबसे पहले उत्तर दिया जाएगा उनका नाम अगला जो करंट अफेयर का सेशन होगा उसमें लिया जाएगा, जिससे आप भी मोटिवेट होते रहें। थैंक यू फॉर टुडेज सेशन। आई होप यू लाइक द सेशन एंड आई होप दिस विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।